Hello students, very good morning to all of you. So today we have another topic of chapter number first, 12th standard. The name of topic is methods of expressing concentration of solution. मतलब कि हम इस वीडियो में ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, इसको आसान भाषा में हम समझने की कोशिश फिर से करते हैं, क्या इसका मतलब हुआ। सपोज करिए आपको सॉल्यूशन का पता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सबको पता है ना। अब सॉलिड ज़रूरी नहीं सॉल्यूट जो है सॉलिड हो, वो हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि वो गैसेस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एयर के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं। ठीक है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है ना। अब इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। और अब देखिए, अब होगा क्या, इस पूरे टॉपिक में हम स्टडी क्या करेंगे, कितने ग्राम सोल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाला, उसकी क्या परसेंटेज रही होगी, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यहाँ होती है केमिस्ट्री में। तो उन टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करते हैं और ये न्यूमेरिकल पोर्शन में जो मैं आपको फार्मूले आपको यहाँ बताऊँगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है, इसके अलावा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड, जिसको हम पहला चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी ये स्टडी करते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो चलिए कुछ हद तक आपको पता होगा 11th में और कुछ नया भी देखते हैं। और फर्स्ट मेथड मेरे पास है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, ये मैंने लिखा W/W। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, W/W का मतलब क्या हुआ, मतलब सोल्यूट आपने ग्राम में लिया और सॉल्यूशन का जो वेट होगा उसको भी आपने ग्राम में मेज़र कर लिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? वाटर का अपना एक वेट होता है, क्या होगा? मास होगा ना वाटर का। ठीक है, होगा। और मान लो NaCl या सोल्यूट लेते हैं, कोई दूसरा KCl, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लेते हैं, तो उसका भी कोई मास होता होगा। ठीक है, तो उनके बारे में हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए, इसको डिफाइन करते हैं। चलिए, इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बिल्कुल एक परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि भाई आपने क्या किया, आपको केमिस्ट्री के अंदर 80 मार्क्स आए और आपका जो टोटल मार्क्स थे कितने में से लेने थे? 100 में से। तो 100 में से मार्क्स कितने आए आपको? 80 आए। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज निकालनी है, सपोज करिए। तो आप क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको इससे क्रॉस किया तो आपके पास परसेंटेज क्या बन जाएगी? 80% बन जाएगी। उसी तरह मैं आपको कहूँ कि आपने क्या किया, आपने 5 ग्राम क्या ले लिया? NaCl लिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक सोल्यूट होता है। और आपने क्या किया, अब 100 ग्राम क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या लिया? वाटर ले लिया। वाटर लिया। अब आपको उसको परसेंटेज निकालनी है कि मास परसेंटेज कितनी है सोल्यूट की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम टोटल, है ना। अब देखिए, इस एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये किसका मास हुआ? वाटर का। ठीक है, ये किसका मास था? वाटर का। लेकिन हमें टोटल मास निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास टोटल कैसे निकलेगा? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ? 5 ग्राम है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताइए? 105 ग्राम। तो अब आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है सोल्यूट की? 5 ग्राम अपॉन 105 ग्राम इंटू 100। जो भी कैलकुलेशन इसमें से निकलेगी वो उसकी क्या हो जाएगी? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। कि आप पता चल जाएगा कि आपको कितने ग्राम
सोल्यूट आपने लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसको और भी हम समझते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब इसको मैथमेटिकली देखिए क्या लिखा है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को आपने एडिशन करना है, जो कि मास किस में होगा, ग्राम में होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अब देखिए सोल्यूट चाहे वो इसको सोल्यूट के बदले हम कंपोनेंट का भी यूज़ करते हैं कभी कभी। ठीक है, कंपोनेंट भी आ जाएगा तब भी आप समझना। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसको क्या कहूँ, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, अभी देखिए एक मान लो सोल्यूट है और दूसरा उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हुए, अलग अलग कंपोनेंट हुए, और उसको हम अगर दो ही हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी तरह टर्शरी एंड क्वार्टनरी सॉल्यूशन भी स्टडी किया जाता है। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो देखिए इसमें फर्दर मैंने लिखा है, ये देखिए 100% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन बताया जाए कि 10% है, 100 नहीं है, 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेना है। अब इस सॉल्यूशन को आपको लैब में मान लो तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना बताया गया कि सॉल्यूशन कितना लेना है, 10% लेना है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ NaCl लेना है। भार कितना लिया आपने सोल्यूट का, 10 ग्राम ले लिया, और इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 10 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम NaCl, और इसके अंदर आपने क्या किया, 90 ग्राम आपने वाटर लेना है। 10 ग्राम आपका ये हो जाएगा, तो टोटल कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का वेट, 100 ग्राम होना चाहिए। तो 100 ग्राम कब होगा, 10 ग्राम आपने ये ले लिया, मतलब कि 90 ग्राम आपको वाटर लेना पड़ेगा, तब आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl तैयार होगा। समझ पा रहे होंगे शायद। देखिए फिर से समझिए, 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या हुआ कि आपने देखिए एक फ्लास्क ले लेना है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, मान लो ऐसा कुछ तैयार किया, आपने क्या ले लिया, 10 ग्राम NaCl लिया। ठीक है, अब इसको 10 ग्राम को आपने लेने के बाद टोटल जो वेट होगा किसका, सॉल्यूशन का, टोटल वेट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस इसका मतलब आपने क्या लिया, 90 ग्राम आपने क्या लिया, उसमें सॉल्वेंट लिया होगा, जो कि मान लो वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, क्या परसेंटेज देगा ये, 10% देगा। 10% ऑफ सोल्यूट आप मान सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं मैथमेटिकली, तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, 10 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, समझिए, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बता रहे हैं, 100, और फार्मूला क्या लग जाएगा, इनटू 100, तो परसेंटेज कितनी निकल जाएगी, 10%। 10% किसका, 10% किसका, सोल्यूट का। ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसको और देख लें आप। ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास नीचे मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है एलेबोरेट करके। अब देखिए इसको ना यहाँ हम और फार्मूले में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट को यहाँ इस चैप्टर के अंदर आप एज ए बी कंपोनेंट स्टडी करेंगे। ए कंपोनेंट जनरली यहाँ किसको माना गया है, सॉल्वेंट को, और बी जो माना जाता है ये सोल्यूट के लिए माना जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट WB डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूट, ये W यहाँ A मान लो या B मान लो, कोई दिक्कत नहीं, WB प्लस सॉल्वेंट के लिए WA आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये B और A मान लो आप। ठीक है, तो एक ही बात है, टोटल मास ऑफ क्या बन जाएगा, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए इसमें V/V लिखा है, तो V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, इसमें हम मास वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आप मिल्क का मेजरमेंट करते हो, तो मिल्क किस में मेज़र किया जाता है, उसका वॉल्यूम निकाला जाता है, लीटर मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे ही मिल्क में वाटर डाल दें या इथाइल अल्कोहल में हम मिथाइल अल्कोहल का एडिशन करें तो एक सॉल्यूशन बनेगा, तो उसको इस वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके,
तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, बहुत आसान है। इट मे बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको फिर से देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको न्यूमेरिकल में, ये टर्म यूज़ होंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या है, आपको कोई कहे कि 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन तैयार करना है पानी में, एक्वा सॉल्यूशन तैयार करना है, तो आपको कितने ग्राम या कितने लीटर जो है इथेनॉल लेना पड़ेगा, कितना लीटर आपको वाटर लेना पड़ेगा सो दैट 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 10 ml ऑफ इथेनॉल लेना है, इज डिजॉल्व इन वाटर, और पानी में इस तरह से उसको डिजॉल्व करना है जैसे कि जिससे कि टोटल जो वॉल्यूम बन जाए सॉल्यूशन का वो 100 ml कंप्लीट हो जाए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या है, आपके पास एक बीकर पड़ा है, ठीक है जी। अब इस बीकर में आपने क्या किया है, हमें बनाना क्या है, 10% बनाना है, किसका सॉल्यूशन, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब इसमें इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, अल्कोहलिक होता है, ठीक है इसका नेचर। अब आपने क्या किया, 10% होगा तो देखिए 10 ml ले लिया, ठीक है, 10 ml इथेनॉल लिया। अब टोटल ये फ्लास्क कितना है, ये मानिए सिर्फ हमें टोटल इसको 100 ही मान लेते हैं, ज़्यादा हम क्यों सोचें। अब 10 ml ये भरा, उसके अंदर बाहर वाला जो इसमें निशान लगा हुआ है मेजरिंग का, ठीक है, इसमें लगा कि 100 ml। अब इसको पानी से फिल करते जाना, फिल करते जाना, फिल करते जाना। कब तक फिल करेंगे, जब तक कि ये टोटल जो सॉल्यूशन जो है 10 नहीं 100 ml नहीं हो जाता। बीकर जो है या कंटेनर जो आपने फ्लास्क वगैरह लिया है वो 100 ml नहीं बन जाता, तब तक इसको वाटर से धीरे धीरे आपको फिल करते रहना है, ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, इसमें यहाँ लिखा है मास बाई वॉल्यूम। अब क्या करना है, आपने एक मास वेट एक सॉल्यूट का और एक हो सकता है वॉल्यूम में, इसलिए इसमें W डिवाइड बाई V लिखा है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब लीटर मिलीलीटर के अंदर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको क्या पढ़ते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपने क्या किया, सपोज करिए सॉल्यूट ले लिया, NaCl ले लिया, कॉमन साल्ट ले लिया। अब वो तो आप उसको सॉल्ट किस में निकाला आपने, ग्राम के अंदर, ठीक है, 5 ग्राम ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा पानी में डाल दिया, मान लो एक पूरे बकेट में डाल दिया आपने, तो आपको, ठीक है, उसका वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना बना वो, और मास तो आपने मेज़र किया ही था, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी निकली उस सॉल्यूट की, मतलब NaCl की। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या कहा मैंने, यहाँ सॉल्यूट ग्राम में और टोटल वॉल्यूम वाटर वगैरह सॉल्वेंट जो रहेगा, ठीक है, वो उसमें आप पता चल जाएगा कितना रहेगा, जो भी रहेगा उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज निकल जाएगी, इनटू 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको क्या पढ़ा जाता है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPM पढ़ते हैं। सो पार्ट ऑफ पर मिलियन, एक्चुअली दिस मेथड इज अप्लाइड ओनली एंड ओनली व्हेन ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज देयर। मतलब कि आपके पास बहुत ही कम अमाउंट किसका डालना हो, आपने सोल्यूट का डालना हो एक सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और सोल्यूट बहुत कम होना चाहिए, उस कंडीशन के अंदर हम इस मेथड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहा। इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है सोल्यूट, है ना। सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन। मिलियन में कितने होता है, देखिए एक्सप्रेशन 10 की पावर 6 होता है, ठीक है, 10 की पावर 6 डिजिट, टोटल जो भी डिजिट आपको दिख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPM को कैसे लिखते हैं, देखिए PPM क्या हुआ,
नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर रहे थे, सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं। टर्शरी सॉल्यूशन बनाना है, पानी ले लिया आपने, एक सोल्यूट NaCl ले लिया, एक आपने पोटाशियम क्लोराइड ले लिया, तो कितने बन गए नंबर ऑफ कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट बन गए। तो जितने आपने कंपोनेंट लेने हैं उनको भी आपने कंसिडर करना है, इनटू 10⁶ मिलियन से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ppm की वैल्यू आ जाएगी। एंड मैंने लिखा है व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में होगा, देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन को हम ppm में मेजर करते हैं। तो ppm ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? देखिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। मान लो आपको सोल्यूट की ppm निकालनी है कि कितनी ppm रहेगी, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट लिया, अब मास ऑफ सोल्यूट तो आपने बहुत कम लिया होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम, पूरी टंकी में डाल दिया 500 लीटर की, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना भार होगा सोल्यूशन उसको डालने के बाद, ठीक है। और इसको सोल्यूट को आपने वाटर में ऐड करना है, फिर उसका क्या बनेगा? सोल्यूशन बन जाएगा, और उसका वेट आपने मेज़र किया जितना भी आएगा इनटू 10⁶ से, तो ppm की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोल फ्रैक्शन, देखते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन। चलिए पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि इसमें कैसे मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन की ये सोचिए अजम्पशन आपने की है। सो स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव बाइनरी सॉल्यूशन। इन बाइनरी सॉल्यूशन वी हैव 2 कंपोनेंट, ठीक है। एक सोल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट बोल सकते हैं। सो फर्स्टली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, जब भी मान लो मैं आपको कहूँ कि आपने क्या किया, NaCl लेना है, अब NaCl की तो क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कितना लेना है, तभी मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना। मान लो ये 10 ग्राम आपने लिया, अब 10 ग्राम है, तो मान लो 10 ग्राम नंबर ऑफ मोल इसके कितने निकलेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूट क्या है हमारे पास? NaCl है, ये बात आपको पता चल गई होगी। अब गिवन मास क्या हो गया इस कंडीशन में? 10 ग्राम हो गया। अब मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है? NaCl का मोलर मास, NaCl का लगभग कितना आएगा? तो मोलिकुलर मास जो रहेगा, NaCl का मोलर मास कितना होगा? देखिए, Na सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, डबल कर दो 23 के आसपास मिल जाएगा आपको, है ना। मोलर मास, एटॉमिक मास सॉरी, इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, तो ये 35.5 होता है, उसका डबल। आप इतना याद रखें कि इसका लगभग आपने डबल कर देना है, और दोनों को किया आपने ऐड, तो 58.5 आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको लिखना है 55 या जो भी था 58.5। अब इसको जो आपने कैलकुलेट किया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगा। किसका? जब आपने सोल्यूट 10 ग्राम लिया, और वो सिर्फ और सिर्फ होगा NaCl के लिए, ठीक है। अब चलो, ये बात तो यहाँ समझ में आ गई। अब आपको उसी तरह सोल्यूट के साथ साथ क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का भी निकालना पड़ेगा। मान लो आपने क्या लिया? सॉल्वेंट। सपोज करिए आपने सॉल्वेंट क्या लिया? वाटर ले लिया ना। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल भी आपको कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, गिवन मास। अब आपके पास गिवन मास होना चाहिए, वाटर का कितना भार लिया उस टाइम, तो उसको गिवन मास बोलेंगे, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूलर मास, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएं। अब गिवन मास आपने मान लो 100 ग्राम ले लिया, ठीक है, वाटर, और मोलर मास तो आपको पता होना चाहिए, फिक्स होता है इसका, कितना आ जाएगा? वाटर का H2O का 16 + 2 लगभग, प्लस इसका डबल कर दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 18 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 18 ग्राम आ गया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ X ए कंपोनेंट निकालना है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये क्या है?
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर ए, जिसको हम ए क्या मान रहे हैं, सोल्यूट मान रहे हैं। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्या पढ़ रहे हैं अपने, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, सोल्यूट भी यूज हुआ और सॉल्वेंट भी यूज हुआ। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख रहे हैं, Na लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को क्या लिख रहे हैं, Na। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर सोल्यूट A एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट नंबर सोल्यूट B। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किसके लिए यूज हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं। जो जो वैल्यू आएगी Na की वो यहाँ लिखनी है और ये इसका एडिशन करना है, तब आपके पास नंबर ऑफ ए कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। लाइक दैट इफ़ यू सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर B, then you have to put this symbol like that here. Now you must have to put NB not Na। NB का मतलब हुआ है सोलवेंट। अब कंपोनेंट कौन सा लिया, B कंपोनेंट ले लिया, टोटल नंबर तो वही रहेगा ना, टोटल नंबर ऑफ मोल तो आपके पास Na प्लस NB ही रहेगा, तब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको भी आप वॉच कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। ये देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं और हम इसको और ज़्यादा फर्दर भी, ये देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप समझ गए होंगे। मैं इसको जल्दी जल्दी से ब्रीफली आपको बताता चलूँ। ये किसका हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर B, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स आर सपोज टू बी एडेड। देन आपके पास A वाला जो था इक्वेशन और B वाली इक्वेशन, दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर दिया। तो होगा क्या, XA और XB का एडिशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ये किसका आ गया, मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन फॉर B कंपोनेंट, एडिशन किया तो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह निकलेगा तो 1 की वैल्यू। तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, XA प्लस XB प्लस विच इज इक्वल टू 1। अब सपोज you have tertiary component, then what the condition will be changed. So then what happen, tertiary condition होगा तो क्या होगा, आपके पास 3 component है, then mole fraction of one component and mole fraction of second component. Suppose third component is also there, then addition of all the mole fractions should be equal to 1. ठीक है, तो ये mole fraction हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास और टर्म आती है, पूरे न्यूमेरिकल्स में ये सारी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूले मान लो आप। ठीक है, so students now we have another topic that is molarity here. Okay, so what is molarity, let us try to define it. It is defined as number of mole of solute dissolved per liter of the solution. मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए यहाँ बहुत सारे जब क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में आपको मिलेगा या सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, तब आप उसको इंटर कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से इसको मोलैरिटी को आप लिखेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो हमारे पास अभी मोलैरिटी के लिए क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। आपको याद रखना पड़ेगा ये फार्मूले। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया भी होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है। अब देखिए सॉल्यूट के लिए हम यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको कि NB, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हम B कंपोनेंट मान के चलते हैं पूरे चैप्टर में ही, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ये हो जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट का आपको निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। तो इसका मतलब है क्या लिखना पड़ेगा, गिवन मास, ठीक है, मास कितना ग्राम दिया गया है, डिवाइडेड बाई
मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। किसका निकालना है, मान लो सोल्यूट का निकालना है ना, तो सोल्यूट में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है ग्लूकोज आपके पास दिया गया हो C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज कितने ग्राम है ऐसे कुछ कंडीशन बताई गई होगी, 5 ग्राम होगा, तो ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, या कई बहुत सारी बार उस क्वेश्चंस जब आप न्यूमेरिकल करते हैं वहां गिवन भी होता है, ठीक है। चलिए, ओके, तो हमारे पास एक मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन बनता है, देखिए मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी क्या है, WB क्या हुआ, गिवन मास, ठीक है। गिवन मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, WB। और मोलिकुलर मास के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं यहाँ, MB। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए तो V लिखा है, ये ml का मतलब मिलीलीटर एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए इसका एक यूनिट भी होता है ना, कि किस यूनिट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल इन ए लीटर, वो इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। हमने यही यहाँ पे भी यही बात की कि मोल पर लीटर, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लीटर में या मिलीलीटर में निकलेगा, तो ये समझ गए होंगे। और इसको ओवरऑल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी आपको मोलर लिखा मिलेगा क्वेश्चंस में, ध्यान रखें इस बात का भी। और एक क्वेश्चन और बनता है, MCQ टाइप क्वेश्चन भी यहाँ क्रिएट होता है। पूछा जाता है कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स टू से जब टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। अब क्यों होगी, बिकॉज ये मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर चेंज होता है, दैट मीन्स मोलैरिटी भी टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड होने वाली है, ओके। इसके बाद देखिए, ये मैंने आपको एक नया टर्म बता दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से m से, स्मॉल m से। मोलैरिटी को कैसे करते हैं, m से, और मोलैरिटी को इस m से करते हैं, स्मॉल। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। याद रखना है, नंबर ऑफ मोल तो हैं किसके, सोल्यूट के, लेकिन अब आपको सॉल्वेंट को 1 किलोग्राम में मेजर करते हुए इसको कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं इसमें, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को भी कैसे मापना है, अपने किलोग्राम के हिसाब से वेट लेना है, मतलब वॉल्यूम नहीं लेना है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी मैथमेटिकली, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में नहीं होगा तो आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपके पास मोलैरिटी का, ये मोलैरिटी का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ओके। अब बताइए यूनिट क्या बनेगा, मोल ऑफ सोल्यूट को हम मोल लिख रहे हैं, एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, दैट मींस पर किलोग्राम इनवर्स। एंड आपको m से भी लिखा जा सकता है, और वर्ड कभी कभी आपको ये भी मिलेगा न्यूमेरिकल के अंदर, मोलल। वहां क्या था, मोलैरिटी में, मोलैरिटी में ये मोलर था, मोलैरिटी में ये मोलल है, ओके। और यहां से क्वेश्चन फिर से क्रिएट होता है, नोट मान सकते हैं आप, मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिकॉज मास का, किसी भी सॉल्वेंट का मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, मास एक कांस्टेंट होता है, ओके। सो मोलैरिटी के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब देखिए मोलैरिटी क्या बताया अपने, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को कैसे लिखते हैं, गिवन मास, गिवन मास को मैं WB मान रहा हूं, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। और ये हो गया, अब ये तो हुआ। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने क्या कहा, मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके, WA, सॉल्वेंट के लिए हम कौन सा कंपोनेंट मान रहे हैं, A। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो M से लिख करके मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ A कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था नंबर ऑफ मोल। अब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट A, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, देन व्हाट विल बी हैपन, WB अपॉन MB। और मैथमेटिकली जब आप करोगे इसको MA, और अगर ये MA किलोग्राम में नहीं है, देन इट विल बी
multiply like that by 1000. तो now we have an expression of molality. ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे. मोल ऑफ सॉल्यूट फिर से देख लें, यहाँ सब कुछ लिखा है मैंने. WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB given mass or you can say calculated mass, molecular mass of that kind of solute here. ओके, चलिए याद रखें इनको, एक एक एक्सप्रेशन को, बहुत काम के एक्सप्रेशन है ये. और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ओके, ये रहा टॉपिक. नॉर्मेलिटी क्या है ना? मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड और सिंबलाइज्ड बाई कैपिटल N हियर. क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो देखिए यहां ग्राम इक्विवेलेंट हैं, ग्राम इसमें नंबर ऑफ, इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं है. आपको थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट मिलेगा. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, सभी ये सॉल्यूट के ही हैं. ये ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ डिसॉल्व होंगे? जब 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे तब हम उसको कहेंगे. मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा हो जाएगा? नॉर्मेलिटी का. तो देखिए इसमें एक्सप्रेशन मैंने फिर से लिखा है. अब देखिए डिसॉल्व पर लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ लीटर क्या है? वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मैंने लिखा है. नॉर्मेलिटी क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मिलीलीटर में है, तो ml लिखना है और 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा? नॉर्मेलिटी का. आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना. नंबर ऑफ मोल को तो मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमें सीखना पड़ेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस सी. अब देखिए यहां होता क्या है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या तो आपके पास एसिड होगा क्वेश्चंस के अंदर, या बेसिक मिलेंगे आपको. नंबर ऑफ ग्राम एसिड क्या हुआ? एक तरह से एक सोल्यूट मान सकते हैं, ठीक है. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? गिवन मास, कि आपने एसिड कितने ग्राम लिया, 5 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, या कोई और इसकी क्वांटिटी आपने ली. और अब इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसको समझना पड़ेगा. इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ एन सॉल्यूट. अब इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, मान लो ये सॉल्यूट है, तो मोलिकुलर मास ऑफ एसिड, पहले इसको हम क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मास एसिड का. और बेसिसिटी ऑफ एसिड, अगर एसिड होगा तब हम उसको क्या मानेंगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड उसकी कैलकुलेट करेंगे. अब ये बेसिसिटी भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा भी. अगर इन केस आपके पास बेस होगा, सोल्यूट अगर आपके पास क्या हो? बेस हो, तो हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का. कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलिकुलर मास बेस का, वो तो आपको आता होगा. और दूसरा एसिडिटी ऑफ बेस, तो ये क्या मिल जाएगा? ओवरऑल हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा. फिर जो गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आ जाएगा. और हमें नॉर्मेलिटी जब निकालनी पड़ेगी तब हम कौन सा फार्मूला, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये वाला फार्मूला अल्टीमेटली हमें लगा लेना है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट करके आएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरह से हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी. एग्जांपल से समझते हैं अभी. सो स्टूडेंट्स यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि कैसे हम इक्विवेलेंट मास एसिड या बेस या किसी सॉल्यूट का फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो मैंने यहाँ थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के कुछ फार्मूले लिखे हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास भी आपको यहाँ बताने की कोशिश मैं करूंगा. देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है. देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, डबल कर दो लगभग 23 हो जाएगा. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो लगभग ये 40 ग्राम आ जाएगा. अब देखिए इसका मान लो आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है. इक्विवेलेंट मास वो बेस है, तो क्या निकलेगा? मोलिकुलर मास. फार्मूला क्या है? ये मोलिकुलर मास हो जाएगा डिवाइडेड बाई एसिडिटी ऑफ बेस. तो एसिडिटी ऑफ बेस का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा. अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोक्साइड बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन कितने हैं इसके अंदर? ओनली 1. तो यहां आपने सिंपल एसिडिटी ऑफ बेस में सिंपल 1 लिख देना है. क्या लिखना है? 1.
अगर यहाँ पे NaOH OH नेगेटिव आयन 2 होते तो आप बेस इस जगह में एसिडिटी ऑफ बेस क्या लिखते, 2 लिखते। 3 यहाँ होते तो आप 3 लिखते। ठीक है जी, इक्विवेलेंट मास आप निकाल रहे हो। लाइक दैट आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड का मान लो फार्मूला है। ठीक है, अब इसकी आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सॉल्यूट दैट इज एसिड, तो आपको मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट कर लिया, आता होगा आपको, डबल करना है और लगभग 60 ग्राम के आसपास आता है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कितने हैं मुझे बताइए। H एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड की पहचान होती है H पॉजिटिव आयन और बेस की होती है OH नेगेटिव आयन। तो हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड, तो H पॉजिटिव कितना है, सिंपल 1 है। तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड में क्या लिखेंगे, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 1 इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अब देखिए यहां एक और एग्जांपल लेते हैं। ये किसका एग्जांपल है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ऑक्सैलिक एसिड का, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए यहां पे 2H2 लिखा हुआ मैंने। इसको आप कैलकुलेट कर लेना घर बैठ के। तो ये अब लगभग 126 ग्राम आपको मिलेगा। अब यहाँ पे समझना है, ये तो सिंपल वाटर है, इसको इसके हाइड्रोजन आपको काउंट नहीं करने हैं, आपको करने हैं एसिटिक एसिड के, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो मुझे बताइए, ये ऑक्सैलिक एसिड मतलब COOH और ये बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ये COOH ही है। तो यहाँ कितने हैं, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन ये रहेगा, एक H पॉजिटिव आयन ये रहेगा, है ना। एसिटिक एसिड में क्या होगा, जैसे COO ये वाला हिस्सा नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन आर देयर इन केस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस एसिड और सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड, दिस वन इज मॉलिक्यूलर मास दैट इज 126 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 63 ग्राम आ जाएगा, 63 आ जाएगा, है ना, कैलकुलेट कर लेना आप। ओके, 63 ग्राम क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हुआ। अभी आपको क्या निकालना था, मान लो आपको निकालना था नॉर्मेलिटी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब देखिए नॉर्मेलिटी में हमने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, कितना, 63। किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। जल्दी जल्दी समझिएगा भाई। अब देखिए, अब इसमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है। अभी अब आपने ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाला, अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला हो गया, गिवन मास। अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कितने ग्राम आपने ऑक्सैलिक एसिड उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करना है। ये तो इक्विवेलेंट मास आया। आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम आप मान लो वहां पे कितना दे के रखा हुआ है, 6.3 ग्राम दे के रखा हुआ है ना, या 10 ग्राम मान लो, चलिए 10 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, गिवन मास 10 ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, जो कि 63। तो ये जो वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आएगी, ये क्या कहलाएगा आपका, ये इसको हम क्या बोलने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ठीक है, इसी तरह नॉर्मेलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने लीटर में बनाना है, 2 लीटर 3 लीटर, वो आपने यहां लिखना है। मान लो 2 लीटर है, ठीक है, लीटर है तो ठीक है। अगर मिलीलीटर में है, मान लो 500 मिलीलीटर है, तो इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी हम उसको उसकी नॉर्मेलिटी मान सकते हैं। ओके, अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ फिट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे इसके बाद मैं आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी चेंज विद टेम्परेचर। अब देखिए, इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी चेंज होता है टेम्परेचर से। क्यों होता है, बिकॉज इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, आप देखेंगे पीछे, है ना, आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें और लिख के चलें, रफ नोटबुक निकाल लें, प्रैक्टिस करें, तभी हमें कोई चीज समझ में आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ओके, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी चेंज होता है
किसके, टेम्परेचर पे। रीजन क्या लिखना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, याद रखना है पीछे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लाइक दैट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे है रिलेटेड, वॉल्यूम से है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किससे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से होता है, ये मानिए। अब लेकिन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, पीछे चले जाओ, प्रैक्टिस करो, देखो मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी आप देख पाएंगे कि वो मास के ऊपर डिपेंड होती है सॉल्वेंट के, और मोल फ्रैक्शन भी वॉल्यूम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है। दैट मीन्स ये अफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर से। ये बोथ दीज एक्सप्रेशन विल नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन क्रिएट होता है, नोट कर लें भाई। अब एक और बात मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए यहां एक टर्म लिखा है कि स्ट्रेंथ किसको कहा जाता है भाई, स्ट्रेंथ क्या है ना, स्ट्रेंथ किसको कहा जाएगा, तो इसको भी समझते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना ग्राम सोल्यूट लेना है 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, और इसको हम ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट का मतलब क्या हुआ, अमाउंट का मतलब हुआ मास में, वॉल्यूम नहीं लेना है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। समझने की कोशिश करिए, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, जो भी उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड आएगी। आई होप स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे टर्म्स जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले आप इनको प्लीज याद करें, प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे। अभी जैसे इसके बाद जो मेरे वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा, उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा इन फार्मूलों को यूज करते हुए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।